टॉपिक का नाम चौहान वंश। उसमें छोटा सा पार्ट चल रहा है बिजोलिया शिलालेख। वो तो हो गया शायद। उसके अंदर डिटेल थी क्या, किस राजा ने लिखवाया था और कौन रचनाकार था, क्या क्या उल्लेख मिलता है, वो बातें थी ना। देखो, अपन पढ़ रहे हैं अजमेर में चौहान वंश। बड़ी मुश्किल से आवाज चालू हुई है, ये वापस बंद कर रहे हैं। अरे सर जी, हेलो सर जी। हाँ जी, जाना एक बार। क्या चला दोगे यार, क्या बार बार पंगा कर रहे हो। ये आज बोर्ड में क्या कर दिया यार, खतरनाक चल रहा है हैं? देखो, इससे पता चलता है ना कि चीज का भी फर्क पड़ता है। वो बोर्ड ही ऐसा था, उसमें राइटिंग चाकर भी अच्छी नहीं होती थी। देखो, ऑटोमेटिक शानदार हो रहा है कार्यक्रम। हाँ जी। तो अजमेर का चौहान वंश, ये आज हमारा टॉपिक है, अजमेर का चौहान वंश। इसमें हमने सबसे पहले एक राजा का उल्लेख किया था जिसका नाम वासुदेव चौहान। नंबर दो, जो राजा हमने पढ़ा उनका नाम था अजयराज। अजयराज के बाद फिर एक शासक आया जिसका नाम था अर्णोराज। और अर्णोराज के बाद हमने एक राजा और पढ़ा जिसने अपने बाप को सल्टा दिया, नाम था जगदेव। और जगदेव के बाद हमने एक शासक और पढ़ा जिसको विग्रह राज चौहान के नाम से जाना जाता है। विग्रह राज चतुर्थ भी कह सकते हैं, बिसल देव भी कह सकते हैं। फिर इसका बेटा एक अपरांगित थोड़े दिन के लिए आया था। फिर एक पृथ्वीराज चौहान द्वितीय आया, लुगाई का प्रेमी ज्यादा था, कोई दमदार आदमी नहीं है, एक आध बात है, कोई रूठी रानी का महल बनवाया। फिर एक धुआंधार तगड़ा शासक आया जिसका नाम है सोमेश्वर चौहान। और हम लेटेस्ट, सबसे लास्ट में जो पढ़ रहे थे, हम इसी सोमेश्वर को ही पढ़ रहे थे। आप सबको बता दूं, ये जो सोमेश्वर चौहान है ना, इस सोमेश्वर चौहान की एक उपाधि है और इसकी उपाधि का नाम है प्रताप लंकेश्वर। इसकी उपाधि का नाम है प्रताप लंकेश्वर। बड़ी खतरनाक उपाधि है। हुआ क्या, इस व्यक्ति ने 1170 ईस्वी की बात है, 1170 ईस्वी में इस व्यक्ति ने एक शिलालेख स्थापित करवाया और उस शिलालेख का नाम है बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख की स्थापना कराई, जो चौहानों के हिस्ट्री के अंदर एक अच्छा सोर्स माना जाता है। जो मंडलगढ़ के पास बिजोलिया पड़ता है भीलवाड़ा में, वहाँ पर यह पार्श्वनाथ मंदिर के अंदर स्थापित है। काले रंग का पत्थर लगाए जिसके ऊपर चौहानों की सारी जानकारी भी दी हुई है। ये बिजोलिया शिलालेख के बारे में बात है। गुणभद्र नाम का एक रचनाकार है, ब्राह्मण, उसने इसको रचा है। गोविंद नाम का एक व्यक्ति है, उसने इसको स्थापित करवाया है। अलग अलग तीन आदमी हो गए, राजा सोमेश्वर, लगवाने वाला गोविंद, लिखने वाला गुणभद्र, संस्कृत भाषा में है, काले रंग का है। ये सारी जानकारी बिजोलिया शिलालेख की है। एक बार क्या हुआ, एक गड़बड़ हुई। इसका एक भाई था सोतेला, उसके कांदराई नाम था उसका। सोमेश्वर का एक सोतेला भाई है और उसका नाम है कानराई, याद रखना है। होता यह है कि एक व्यक्ति था जो सोमेश्वर के दरबार में रहा करता था और उस व्यक्ति का नाम था प्रताप सिंह सोलंकी। दरबार में रहने वाले व्यक्ति का नाम था प्रताप सिंह सोलंकी। ये गुजरात का सोलंकी है जो इनके दरबार में गुजरात से यहाँ पर रहने के लिए आया हुआ है। ये आदमी ना धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी था, बुजुर्ग है, दरबार में अच्छा विद्वान आदमी था तो दरबार में रख लिया। गुजरात वाले वैसे इनके अंडर में थे। अब प्रताप सिंह के थोड़े से धार्मिक टाइप के कपड़े पहनता था, भगवे टाइप में। तो एक दिन क्या हुआ कि रात के टाइम जनाना महल जो थे उसके अंदर कोई आदमी ताक झांक कर रहा था। जनाना महल समझते हो, महिलाओं के जो कक्ष होते हैं,
महिलाओं के महलों में रात को ताक झांक कर रहा था कोई आदमी, ये नहीं है। उसने ड्रेसेस वैसी पहन रखी है जैसी प्रताप सिंह सोलंकी पहनते थे। और महिलाओं के महलों का जो प्रभारी था वो कौन है? कानराई। इसकी जिम्मेदारी है, कोई भी इधर छेड़खानी होती है तो कानराई उसको देख रेख करेगा। अब रात को कोई ताक झांक करे, महिलाओं ने 2-4 बार नोटिस किया, दिखता तो है नहीं, कोई देखता है, कोशिश करता है, हम जब उठते हैं तो भाग जाता है। भागते हुए देखते हैं कि भगवे टाइप के कपड़े पहन रखे थे। इसको पास महिलाओं ने शिकायत की, बोला आप क्या निगरानी करते हो, रात को तो यहाँ ताक झांक करते हैं बहुत सारे लोग। बोला अच्छा ये बात है, कैसा दिखता है, थोड़ा सा हुलिया बताओ। बोला शक्ल तो देखी नहीं, नाम ही बता देते, लेकिन गेटअप थोड़ा थोड़ा धार्मिक से कपड़े पहनता है। और धार्मिक कपड़े पहने वाला दरबार में एक प्रधान आदमी कौन था? प्रताप सिंह सोलंकी। ये इसके पास आ गया और आके बोलता है, बोला बाबा जी इस उम्र में ये काम ठीक नहीं है। मैं बोला कौन से काम? बोला जो रात को करते हो। बोला भाई मैं रात को सोता हूँ। हैं? बोले इसके अलावा जो करते हो? बोला तू ही बता दे मैं क्या करता हूँ भाई, सोता ही हूँ। बोले जो लुगाइयों को ताक झांक करते हो ना। अब गुस्सा आया प्रताप सिंह को, आएगा ही, आरोप लग रहा है इसके ऊपर। तो प्रताप सिंह का मुंह संभाल के बात कर, साला एक मारूंगा झापड़ की बकवास कर रहा है, राजा का भाई होगा तो अपनी जगह, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तू मेरे पे जो चाहेगा वो आरोप लगा देगा। ये बोलता अच्छा चोरी और सीना चोरी, कांड भी करता है डोकरा और नाटक भी करता है, ये बात। कानराई बोला मेरे पास तलवार है। तो बोला मेरे पास भी है। बोला यार बुजुर्ग बुजुर्ग ही होता है, युवा युवा ही होता है। दोनों आपस में लड़ पड़े। अब ये युवा था, इसने प्रताप सिंह को सलटा दिया, मार दिया तलवार से। अब इनको मारने के बाद 5-7 दिन तो शोक का माहौल चला। और इसका बेटा था भीम सिंह सोलंकी, भीम सिंह चालुक्य भी बोलते हैं। और भीम सिंह आया दरबार में, तुमने मेरे पिताजी को मार दिया और कई नाटक किए। लेकिन अभी क्या है कि ये जांच चल रही थी कि प्रताप सिंह दोषी था या नहीं, ये क्लियर नहीं हुआ था। लेकिन 5-7 दिन बाद में जो ताक झांक करने वाला था एक बार फिर दस्तक दे देता है। यानी प्रताप सिंह के जाने के बाद भी वो अपनी हाजिरी लगाता है। महिलाओं ने बोला तेरा रॉन्ग नंबर लग गया, अभी कानराई तूने किसी और को चेप दिया है, वो भी आ रहा है। जांच हो गई, क्लियर हो गया कि प्रताप सिंह निर्दोष है। अब इसके बेटे के पास खबर पहुंची तेरा बाप निर्दोष था। ये चौहानों के दरबार में आया, ये किसको सुनाएगा? राजा को ही सुनाएगा आके। इसने राजा को बहुत सुनाई, तुमने मेरे बाप को मार दिया, आरोप लगाते हो तुम ये हो वो हो। सोमेश्वर चौहान ने हाथ जोड़ दिए, माफी चाहते हैं। हालांकि मैंने नहीं मारा, ये बोला मेरे भाई ने मारा है, पर मैं माफी चाहता हूं। गया हुआ आदमी तो वापस नहीं आएगा, लेकिन मैं माफी चाहता हूं। आपको को नौकरी चाहिए, मैं नौकरी दे सकता हूं, मैं हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी हूं। सोमेश्वर ने बोला अब ये मानने को तैयार नहीं, नहीं नहीं तुम ये हो, तुम चोर हो, तुम कपटी हो, तुम ये हो। सोमेश्वर ने कहा देख भाई, माफी मांगने के सिवाय मैं और कुछ कर सकता नहीं। हाथ जोड़ सकता हूं, माफी मांग सकता हूं, तुझे कोई मुआवजा चाहिए वो दे सकता हूं, और तू कलेश करेगा तो देख सुनने वाला तो मैं हूं नहीं, देख लूंगा तुझे। भीम सिंह बोला। इसने पकड़ के मारा धक्का, बोला बकवास करता है, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, माफी मांग रहा हूं, नाटक कर रहा है, देख लेना, जा भाग यहां से। भीम सिंह को नाराज करके फिर भगा दिया, दुश्मन पक्का। इधर वो पकड़ में आया नहीं, फिर वो चालू ही है। एक दिन मौका देखकर कानराई ने पकड़ लिया, वो कोई सैनिक था, वो बेरूपिया बन के रात को, अब कईयों की दिक्कत होती है ना, कई छत पर जाते हैं रात को, देखो नींद नहीं आती, देखते हैं कौन क्या कर रहा है, किसकी खिड़की खुली दिख रही है, किसके पर्दे हटे हुए हैं, ऐसे कि होता कुछ भी नहीं है, उनको आंतरिक सुकून मिलता है। अब आंतरिक सुकून सबके अलग अलग टाइप के हैं, किसको कैसे मिलता है, किसको कैसे ही मिलता है। तो कानराई ने उसको पकड़ा तो वो सैनिक निकला। अब भैया ये फिल्म जचा रहा है इसकी,
बोले एक तो मेरे बाप को मार दिया सोमेश्वर ने, छोड़ूंगा नहीं। इसने की आबू के राजा के साथ दोस्ती, और आबू का राजा इसके अंडर में काम करता था। इसने कहा भीम सिंह ने आबू के राजा को, तू एक बार जैसे तैसे इसको आबू बुला दे, आबू मतलब माउंट आबू, तू आबू बुला दे, और यह नॉर्मल तैयारी में आएगा, युद्ध करने तो आ ही नहीं रहा, और आगे मैं सेना लेके बैठा रहूंगा, जैसे सोमेश्वर आएगा मार दूंगा और मेरे पिताजी की हत्या का बदला ले लूंगा। और यही हुआ। इसको आबू के राजा ने धोखे से बुलाया, बोला आ जाओ आपसे मीटिंग करनी है। यह बात 1177 की है। 1177 ईस्वी के अंदर भीम सिंह के कहने पर आबू के राजा ने सोमेश्वर को बुलाया, और सोमेश्वर दौड़ा चला गया। आगे भीम सिंह जी तैयार, और हत्या का बदला हत्या से पूरा कर दिया। अब सोमेश्वर का बेटा है पृथ्वीराज चौहान तृतीय। अब चाहे तो पृथ्वीराज के दिमाग में यह हो कि तूने मेरे बाप को मारा, अब तेरे को मैं मारूंगा, पर ये दुश्मनी इन्होंने शुरू किया तो इनको ही खत्म करनी पड़ेगी। इसकी लुगाई का नाम था कर्पूरी देवी। क्या नाम है? जोर से बोलो। इसके बेटे का नाम है पृथ्वीराज चौहान। यानी पृथ्वीराज चौहान तृतीय की माता कर्पूरी देवी ने इतना समझाया कि बेटा देख, अपने को दुश्मनी नहीं निभानी है, तुझे इस उम्र में ऊर्जा को ज्ञान लेने में लगानी है। ज्ञान ले, विकसित बन, ताकतवर बन, लड़ाइयों में कुछ नहीं पड़ा है। तुमने लड़ाई शुरुआत की थी, तुम ही खत्म करो, नहीं मारना है इसको, क्योंकि हमने भी एक निर्दोष को मारा था, इसलिए इस लड़ाई को बंद कर। पृथ्वीराज को समझाया कि तू यदि भीम सिंह को मारेगा तो भीम सिंह का बेटा फिर तेरे को मारेगा, लड़ाई खत्म ही नहीं होगी, फिर तो एक दूसरे के बाप को मारते चलेंगे और बस इतिहास चलता जाएगा। इसी लड़ाई को खत्म भी अपने को ही करनी पड़ेगी। तो ऐसे करके यह मामला यहां शांत हुआ। पृथ्वीराज चौहान तृतीय इस टाइम 11 साल का था जब सोमेश्वर की मृत्यु हुई, और 11 साल के बच्चे का राज्याभिषेक उसकी मां ने करवाया। ऐसे इतिहास में दो माताएं हैं जो अपने बच्चों को बढ़िया ज्ञान देती है। शिवाजी महाराज की मां जीजाबाई बहुत ज्ञान देती थी अपने शिवाजी को, इतना मजबूत बच्चा बनाया, वो उसकी माता का मोटिवेशन था। पृथ्वीराज सही दिशा में चला, उसके पीछे जो योगदान था उसकी माता कर्पूरी देवी का योगदान था। अन्यथा शुरू में इनसे भिड़ मरता तो बच्चे को मार देते ये लोग। तो अब आप दो बातें बची हैं इनकी, वो लिखिए, फिर पृथ्वीराज का पढ़ते हैं। सोमेश्वर के सौतेले भाई कांदराई ने सोमेश्वर के सौतेले भाई कानराई ने एक गलत फहमी के कारण प्रताप सिंह सोलंकी को मार दिया। पानी साफ है क्या? प्रताप सिंह सोलंकी को मार दिया। 1177 में प्रताप सिंह के बेटे भीम सिंह ने सोमेश्वर को आबू में मार दिया। प्रताप सिंह को आबू में मार दिया। हाँ जी, मार दिया, हत्या का बदला ले लिया। नई हेडिंग लगाओ, आज का सबसे सुपर हीरो जिसका नाम है पृथ्वीराज चौहान तृतीय,
1177 में शासक बना। 1192 इस व्यक्ति का जन्म 1166 ईस्वी में हुआ। राज्याभिषेक 1177 ईस्वी। 11 वर्ष की आयु में राज्याभिषेक 1177 ईस्वी। 11 वर्ष की आयु में उपाधि कोई बता सकता है? पृथ्वीराज चौहान की उपाधि। सन्नाटा। तकड़े आदमी हो, सोचो इतना इंपॉर्टेंट आदमी है, इतना इंपॉर्टेंट आदमी है। इस चौहानों में एक ही आदमी है जो सबसे धुरंधर आदमी है। बताओ, हिंट दूं? नहीं पता? दल पुंगल। दल पुंगल युद्ध के अंदर तहलका मचाने वाला। घोड़े का नाम घोड़े का नाम नाट्यरमा। घोड़े का नाम नाट्यरमा। घोड़े का नाम नाट्यरमा। प्रधानमंत्री केम्बास। प्रधानमंत्री केम्बास। दरबारी कवि अर्थात दरबारी ब्राह्मण एक ही है। उस व्यक्ति का नाम है चंद्रप्रदायी, और इस चंद्रप्रदायी की पुस्तक का नाम है पृथ्वीराज रासो। चंद्रप्रदायी की पुस्तक का नाम है पृथ्वीराज रासो। चंद्रप्रदायी की पुस्तक का नाम है पृथ्वीराज रासो। संरक्षक इसकी मां थी। संरक्षक माता कर्पूरी देवी। संरक्षक माता कर्पूरी देवी। संरक्षक है माता कर्पूरी देवी। कुल विवाह है 16। प्रथम विवाह है आबू की एक राजकुमारी है जिसका नाम है इंचिनी, इसके साथ हुआ है। आबू की एक राजकुमारी है इंचिनी, इस इंचिनी के साथ हुआ है। अंतिम विवाह है
संयोगिता कनौज की राजकुमारी है। दिस इज अ लव मैरिज। भगा के लाया है, मैं तुझको भगा लाया तेरे बाप के घर से। अंतिम विवाह है संयोगिता के साथ। ले बेटी। अंतिम विवाह है संयोगिता के साथ, प्रथम विवाह है इंचिनी के साथ, कुल विवाह है इसके कुल विवाह 16 हुए थे। अंतिम विवाह संगीता, प्रथम विवाह इंचिनी, कुल विवाह 16। अन्य दरबारी जलहण, सोमदेव, सोमदेव, जयानक, वाग्भट, ये सारे इसके दरबार में विद्वान थे अलग अलग। और इसके प्रधान सेनापति गोविंद राय प्लस खांडेराव। गोविंद राय और खांडेराव ये इसके दो प्रधान सेनापति है। चेप दिया। पृथ्वीराज के समकालीन शासक, ये काम जिसने भी किया है उसको बहुत दुआएं मिलेगी। आज सब कुछ कंफर्टेबल है ना, देखो कोई स्क्रीन छोटी नहीं हो रही, बड़ी नहीं हो रही, ये काम बढ़िया किया जिसने भी किया है, धन्यवाद का पात्र है। हाँ, वो आए तो मेरी तरफ से उनको थैंक यू और बोल देना। मेरी मीटिंग कम ही हो पाती है क्योंकि आगे क्लास रहती है। बोला डीपी सर आपको स्पेशल थैंक्स बोल के गए हैं। किस लिए? इसलिए। तो समकालीन शासक कौन कौन है? रियासतों के नाम देखने, सबसे पहले जालोर। अभी अपने जालोर पढ़ेंगे इसके बाद। जालोर, पृथ्वीराज के समकालीन जालोर के एक शासक थे, नाम था कीर्तिपाल चौहान। कीर्तिपाल चौहान। उस टाइम जयपुर तो नहीं था, लेकिन उस टाइम आमेर रियासत हुआ करती थी और आमेर के शासक उस टाइम थे प्रजुन राय। आमेर के शासक उस टाइम थे प्रजुन राय। ठीक इस समय मेवाड़ और वागड़, मेवाड़ और वागड़ के जो शासक थे, वागड़ मतलब ट्राइब एरिया ऑफ राजस्थान, यहां थे सामंत सिंह। सामंत सिंह, और ये सामंत सिंह गोहिल वंश है। सामंत सिंह गोहिल मेवाड़ का शासक है ये। ठीक इस समय एक जगह पड़ती है
कन्नौज यूपी में कन्नौज का शासक था जयचंद गहेड़वाल। दिल्ली आनंदपाल तोमर नानोजी है। दिल्ली ननियाल था पृथ्वीराज का। महोबा, बच्चों कन्नौज जो लोकेशन पता नहीं है पूछ लेना। आमेर जयपुर में आता है, जालोर जालोर है, मेवाड़ माने उदयपुर साइड का इलाका, दिल्ली दिल्ली है। महोबा, महोबा किधर है? यूपी में। यहाँ का शासक था परमार्दी देव चंदेल। परमार्दी देव चंदेल यहाँ का शासक था परमार्दी देव चंदेल। यहाँ का शासक था परमार्दी देव चंदेल। जालोर में कौन है? कीर्तिपाल चौहान। आमेर में परजून राय। मेवाड़ में सामंत सिंह। कन्नौज में जयचंद गहेड़वाल और दिल्ली में आनंदपाल तोमर और महोबा में परमार्दी देव चंदेल। ये इसके सामने अलग अलग एरिया के राजा हैं। ठीक है, कोई गड़बड़? ये बहुत धुरंधर बच्चा है। 11 साल की उम्र में ये बच्चा चारों विद्या सीख गया था। नीतियां होती है ना, साम दाम दंड भेद। एक राजा के बच्चे को अस्त्र और शस्त्र, एक राजा को ज्यादातर शस्त्र अस्त्र की कला आती है, हथियार चलाना। शास्त्र की कला नहीं आती है। जो आदमी शस्त्र और शास्त्र दोनों में कंप्लीट हो जाए वो चक्रवर्ती होता है। शास्त्र ज्यादातर कोई नहीं पढ़ता है। इस बच्चे को शास्त्र का भी ज्ञान था, बहुत नॉलेज था। एक ऐसा योद्धा था, इसकी आंख पे पट्टी भी बांध देना तो ये तलवार की हवा से बता दे, धनुष की आवाज से पहचान कर ले कि कौन सी दिशा से तीर आ रहा है। इतना धुरंधर आदमी था ये। लेकिन क्या कई बार दिशा डगमगा जाती है आदमी की, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये बात हुई। लिखो, पृथ्वीराज चौहान के संघर्ष। पृथ्वीराज चौहान के संघर्ष। पृथ्वीराज चौहान के संघर्ष। अभी क्या क्या स्ट्रगल किया है जरा गौर से देखेंगे। पहला डेमो यानी ताकत दिखा रहा है ये 1178 ईस्वी में। चचेरे भाई, चचेरे भाई नागार्जुन को, कौन सा अर्जुन है? नागार्जुन। नागार्जुन को हरियाणा, हरियाणा में एक जगह पड़ती है, सुना हो तो आपने, सुनिए क्या? नारनौल। हरियाणा में पराजित किया, पराजित किया। 1182 जो सन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट सन है। इस 1182 में बहुत काम हुए। इस 1182 में इसने बडानकों का दमन किया। बडानक कौन है? यह बडानक पंजाब में लूटपाट करने वाला समुदाय है। पंजाब में लूटपाट
करने वाला समुदाय है। बडानकों का दमन किया। बडानक पंजाब में लूटपाट करने वाला यह समुदाय है। चोर हैं ये बडानक। ठोक दिया इनको 1182 में। महोबा के शासक परमार्दी देव चंदेल के साथ तुमुल, यूपी में है, तुमुल का युद्ध किया। तुमुल का युद्ध किया। इस तुमुल के युद्ध में परमार्दी देव और उसके सेनापति अलाउद्दल मारे गए। परमार्दी देव और उसके सेनापति अलाउद्दल मारे गए। परमार्दी देव चंदेल, जैसा कि आप जानते हो, ये महोबा का शासक है। तुमुल के युद्ध के अंदर अलाउद्दल भी वीर गति को प्राप्त हो गए। वैसे ये दो वीर योद्धा अच्छे महान योद्धा थे, लेकिन पृथ्वीराज की सेना के हाथों मारे गए। यह आदमी की सफलता है। एक राजा इतनी दूर दूर तक ठोक के आ रहा है। यानी ये मान लो ये तो आरएस प्री का पेपर दिया है, पास हो गया, और ये आरएस मेंस का दिया, ये भी पास हो गया। जब आप भी आरएस प्री और मेंस पास कर लोगे ना, तो आपके पास पता है क्या आएंगे? पता है? रिश्ते। क्या आएंगे? आपकी योग्यता साबित हो रही है ना। योग्यता साबित किससे हो रही है? आपकी मेहनत से। तो इतनी बड़ी बड़ी लड़ाई कर रहे हैं तो वो तो एग्जाम ही फाइट हो रहे हैं इसके, तो एक तरीके से। अब बड़ा खतरनाक गेम लगा। देखो पुरानी लड़ाई कैसे जागृत हो गई। मैं आपको वापस एक बार सोमेश्वर पर लेके जाऊंगा। बराबर हो गुड़िया? इधर देखो हुआ क्या था। आपको याद होगा 1177 के अंदर पृथ्वीराज चौहान के बाप सोमेश्वर को किसने मारा? आबू के अंदर भीम ने। ये इधर इलाका किसका है? गुजरात। गुजरात का शासक इस टाइम कौन है? भीमदेव। इधर राजस्थान है, राजस्थान के मिड अजमेर। अजमेर के अंदर यहां पर कौन शासक बना हुआ है? पृथ्वीराज चौहान थर्ड है। ये अपना एक्सपेंशन कहां कहां तक कर रहा है? गुजरात, आपके महोबा, यूपी, दिल्ली, सब जगह ये नारनौल, करनाल सब जीत रहा है ये। अब होता क्या है कि इस भीमदेव का रिश्ता यहां पड़ता है गुजरात के बॉर्डर पे आबू। यहां पड़ता है आबू। इस भीमदेव का बचपन में, यानी इसका बाल काल के अंदर एक रिश्ता तय हो गया। कई बार होता है ना, बचपन में अपने तय कर देते हैं, बोला कि ये बड़े हो जाएंगे, इनकी शादी कर देंगे, बचपन में फिक्स कर देते हैं। जैसे कई बार रिश्तेदारों को पुरानी रिवाजें होती थी ऐसे, बड़े होंगे शादी कर देंगे, फिक्स है। तो बचपन में भीमदेव और यहां है अब्बू। अब्बू वाला दोस्त था इसका, याद आपको आ रहा है तो वो। और अब्बू की जो राजकुमारी थी अब्बू के राजा की, उसका नाम था इंचिनी। इस इंचिनी के साथ इसका रिश्ता तय हो रखा था। लेकिन इंचिनी जब युवा हुई, इंचिनी की इच्छा चेंज हो गई। इसने सोचा भी इससे शादी क्यों करूं भाई, हर लड़की और लड़का योग्य व्यक्ति देखता है। इंचिनी ने सोचा नहीं नहीं, इसमें इतनी कहां ताकत है भैया, अभी तो हाईलाइट जो हो रखा है वो तो पृथ्वीराज जी हो रखे, अपने शादी इनसे करेंगे। अब हुआ क्या, भीमदेव तो डरा है ही,
और आपको पता है इन दोनों की तो पुरानी दुश्मनी है, इन दोनों की तो पुरानी दुश्मनी है। पृथ्वीराज ने कुछ नहीं किया, इंचिनी ने पत्र लिख दिया पृथ्वीराज चौहान को और कहा आई लाइक यू, मैं आपको बेहद 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 पसंद करती हूं। पृथ्वीराज क्या है कि अपनी तरह मस्त आदमी था, इसने कहा जब तू इतना ही करती है तो ले सेम टू यू, तू क्यों टेंशन ले, मस्त रहे, अपने भी फ्री, अभी छड़े मलंग है, कोई दिक्कत नहीं है, आजा। बोले एक प्रॉब्लम है। बता। प्रॉब्लम ये है कि मेरे पिताजी ने मेरा रिश्ता बचपन में गुजरात के भीमदेव के साथ सेट कर रखा है, वो नाटक करेगा। इसको सारी बातें याद आ गई, बोलो भीमदेव से तेरा रिश्ता हो रखा है, अब तो तेरे से ब्याह करेंगे, और भीमदेव को मैं देख लूंगा, उसने मेरे बाप को उसने मारा था। बोला अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, शादी करनी तेरे से है। इसने कहा ये चोरी चोरी करना पड़ेगा, दिन दहाड़े मान लो बारात लेके आ गया, मान लो ये जीत नहीं सकता तो भीमदेव मान लो बारात में बिगन तो डाल ही सकता है। मान लो घोड़ी के पास आगे पटाखा फटूका बुझा दे कोई, तो घोड़ी तो नाच ही जाएगी, बिगन तो डाल ही सकता है ना। अगला बोल देगा तेरी मेरी नहीं हो सकी, तेरी भी नहीं होने दूंगा, अगले की ये भी शर्त तो हो सकती है। अब भैया भीमदेव को पता ही नहीं चला, रातों रात इसने तो वो काम कर दिया, रात को आऊंगा मैं, तुझे ले जाऊंगा मैं। इसने यही कहा चुपके से आना चुपके से जाना, अच्छी नहीं दिल लगी। कारण क्योंकि भीमदेव को पता चल गया तो कांड एक बार बस ले जाए, उसके बाद में तो जश्न मनाएंगे। रातों रात छुप छुपा के ये शादी कर ली। सोचो इसके साथ क्या हुई होगी, बचपन से जिसको लेकर विचार कर रहा था, क्यों किसी को वफा के बदले वफा क्यों मिलती है, दिल देता है रो रो दुआई, किसी से कोई प्यार न करे। दिल टूट गया बेचारे का। इसने पत्र लिखा, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे प्यार को छूने की, तू कैसे लेके आया रे। बोला ऐसे आया रे, ऐसे चला गया। बोला तुझे जवाब युद्ध भूमि में देना पड़ेगा। बोला आजा, दे देंगे। बोला तू बच्चा मत समझ लेना, अब जवान हो गया बच्चा। तो इस तरह से भीमदेव इसकी ताकत से परिचित था। जो आदमी महोबा के राजा परमार्दी देव को ठोक गया, जो पंजाब के बडानकों को ठोक गया, लुटेरों को, ताकत तो है उसके पास। ये बेचारा ऐसे ही फड़फड़ाहट करता रह गया, कुछ ही नहीं बना, ये अपनी मौत ऐसे ही मर गया, न इसने पंगा लिया न कोई और इंचिनी एक बहुत तकड़ी वीरांगना थी जिसको तलवार चलाने की कला भी आती थी। यानी इसकी जीवन के अंदर 1182 एक लकी ईयर था। 1182 में इसकी जो जितनी एबिलिटीज थी सामने आ गई। बडानकों का दमन किया, महोबा के परमार्दी देव चंदेल को मारा, महोबा पे अधिकार किया, और इसी 1182 में, इसी 1182 आबू में एक बाबू मिल गया, आबू की राजकुमारी, आबू की राजकुमारी इंचिनी से विवाह किया। इंचिनी से विवाह किया। यह सारा काम 1182 में हो रहा है। उतारो फटाफट से। आबू की राजकुमारी इंचिनी से विवाह कब हुआ? 1182 में हो गया। अब 1186 में एक काम और हो रहा है, 85 में। सुयोगिता से विवाह हुआ। ये इसकी जिंदगी में शनि की दशा बन के आई थी। संगीता से विवाह हुआ। एक दिन क्या है,
कि पृथ्वीराज चौहान दिल्ली गया हुआ था अपने ननियाल। दूर की रिश्तेदार थी छोरी ये, कौन, श्योंगिता, वहां आई हुई थी। उतार लिया क्या? अकांत क्या नाम है? सिमरन है। उतार लिया ना सबने? तो दिल्ली जब पृथ्वीराज गया हुआ था तो पृथ्वीराज सिंपल वेशभूषा में था। उस टाइम राजा वाली ड्रेस नहीं पहन रखी थी। प्रोग्राम के अंदर कई बार होता ही है, जैसे कोई आकर्षक बच्चा दिख ही जाता है कई बार। तो पृथ्वीराज को एक लड़की दिखी, उस लड़की को पृथ्वीराज राज दिखा। दोनों ने एक दूसरे को टारगेट किया, दोनों ने स्माइल छोड़ी तो वो सेट बैठ गई दोनों की बात। समझ में आ गई? अब दोनों की जब बात सेट बैठी, दोनों के बीच में प्रेम स्थापित हो गया। 5-7 दिन प्रेम के बीते और बीतते बीतते वो और गहरा हो गया। पृथ्वीराज ने बताया, मैं वैसे अजमेर का हूं, बुरा न मानो तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं, मैं राजा भी हूं। बोला वाओ, दिस इज सरप्राइज। बोला एक और दूं सरप्राइज? बोला हाँ, इससे पहले मेरे 15 रानियां और है, तू 16वीं है। वाओ, दिस इज वेरी ग्रेट। अब उसको पता नहीं है साली तेरा नंबर कहां आएगा, तो 16वें नंबर की है, तू समझ। अरे मत कर, महीने में 30 दिन होते हैं, सोच। अब श्योंगिता तो क्या बच्चे बुद्धि थी, और सच्चाई तो है वो रिश्ते में इसकी भतीजी लग रही है। अब दोनों के बीच में प्रेम स्थापित हुआ, ढंग से परिचय किया नहीं, हल्की फुल्की बात हुई थी। पृथ्वीराज ने पूछा इससे, तू कहाँ की है? बोले मैं कन्नौज की हूं। तो इसने कहा कन्नौज में मेरा एक भाई रहता है, मौसी का बेटा भाई। बोला होने दो, अपने को क्या मतलब है, छोड़ो, आप तो मेरे से मतलब रखो। नाम पूछ लेना चाहिए था, उस संयोगिता को पूछना चाहिए था, आपके भाई का नाम तो बताओ। यदि वो उस टाइम बता दे कि मेरे भाई का नाम जयचंद है, तो ये गड़बड़ नहीं होती। या तो घर की दीवार घर में ही गिर रही है। समझ में आ रही है ना? ऐसे मोमडन समाज में ऐसा ही होता है, हो जाता है, इनके तो कोई दिक्कत नहीं है। इनमें तो मामी से शादी हो जाती है, बुआ से हो जाती है, मतलब मामा मर गया मामी से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। घर की दीवार घर में गिरा दो, परेशान नहीं होना चाहिए कोई। बोला करो, परेशान नहीं होना है, यहाँ ऐसे चलता है। लेकिन इधर मामला गड़बड़ा गया। उस दिन मैंने गाना एक दिन सुनाया था ना आपको, गुरु रंधावे का, कुड़ी दा पता करो केड़े पिंड दी है, केड़ी शहर दी है, का लगदी लाहौर दी है। लगने से कुछ नहीं होता है, आप पता कर लो, कल को वो भतीजी निकल जाए, कोई बहन निकल जाए, गड़बड़ हो जाए। इसलिए गुरु रंधावा ने एक मैसेज दिया है, कुड़ी दा पता करो केड़े पिंड दी है, केड़े शहर दी है। तो ये बात है, यहां पर गड़बड़ हो गई, शादी विवाह। अब जयचंद आया और इसको ले गया, क्योंकि ऐसे काम करी तो लेके ही जाएगा। पृथ्वीराज को बुरा लगा, पृथ्वीराज आ गया, उसने अपने आप को समझाया, बोले नहीं यार शादी तो नहीं करेंगे, भतीजी लगती है। लेकिन फिर वो श्योंगिता पागल हो गई बुरी तरह से, शादी करूंगी थी बस अजमेर वाले से, वरना शादी नहीं करूं। उसके बाप ने समझाया, बोला बेटा तेरा काका लगता है। बोला लगो भले ही, काका लगो या कुछ भी लगो, अपने शादी तो उसी से करेंगे। श्योंगिता नहीं मानी। श्योंगिता के बाप ने स्वयंवर रखा, पूरे भारत के राजाओं को बुलाया, लेकिन पृथ्वीराज को नहीं बुलाया। और उस पृथ्वीराज की मूर्ति एक पुतला बनाकर गेट के ऊपर लगा दिया, और भारत के सभी राजाओं को दरबार में बुला लिया। और इस संयोगिता को हाथ में एक माला दी, ता बेटा इस भारत के विराट से विराट चक्रवर्ती राजा अपने दरबार में बैठे हैं, जो तेरे को पसंद आए उसके माला डाल देना, शादी करा दूंगा। इसको लगा सभी राजा तो सभी में तो सारे ही आते हैं, सभी में अजमेर भी आता है। इसने सोचा अपने जहां भी पृथ्वीराज दिखेंगे वहीं पर माला पटक देंगे, और क्या है। यह लगी देखने, राजा 150 पूरा चक्कर काट लिया, इसको नजर ही नहीं आ रहा है अपना पृथ्वीराज। या पापा को आगे बोली, पापा वो कहाँ है? अपने ऐसी परंपरा होती है, नाम कम लेते हैं। बोला वो कहाँ है? बोला वो कौन? बोला अजमेर वाले। बोला वो तो गेट पे खड़ा है। ये जयचंद ने गड़बड़ कर दी। जयचंद ने क्या, पृथ्वीराज का अपमान करने के लिए कि मूर्ति लगा दी बाहर। संयोगिता भागी, सुन साहिबा सुन, प्यार की धुन, और मैंने तुझे चुन लिया और तू भी मुझे चुन, सुन सुन सुन।
जाके माड़ा डाल दी मूर्ति के। बाकी सब राजा बोले और ये क्या है, इतने राजा बैठे हैं तो मूर्ति को माला डाल रही है, ये क्या है। तब वहां बात फैली, बोला ये तो भैया अजमेर वाले के राजा से प्रेम करती है। तब क्या हुआ कि अन्य राजाओं ने इसका अपमान किया। जयचंद का बोला पागल आदमी, जब तेरी छोरी पहले से कहीं सेट है तो हमें बुला के अपमान क्यों करवाया, क्यों हमारे साथ ऐसे अपमान कर रहा है ये, इसका जहां ये सेट है वहां करवा दे विवाह, बेमतलब में ऐसे ऐसे काम करता है तू। हम फोकट के फ्री लोग बैठे हैं जो बुला बुला के अपमान करवाया है। पृथ्वीराज का अपमान हुआ। अब भैया जयचंद ने शिवंगिता को ठोका जचा के, बोला मार दो भलाई, शादी करूंगी तो पृथ्वीराज से। पृथ्वीराज को पता ही नहीं है क्या हो रहा है उसके नाम पे। ये खबर पहुंची चंद्रप्रदायी के पास। चंद्रप्रदायी ने कहा महाराज अनर्थ हो गया। बोला बताओ। बोले जी आपकी मूर्ति बनाई। बोला किसने, जिंदा रहते। बोले ऐसे नहीं है, अपमान हुआ है। बोले हैं, किसकी मजाल जो पृथ्वीराज का अपमान करे। बोला आपका ही भाई है। बोला क्या किया है। बोले जयचंद ने स्वयंवर रखा, सारे भारत के राजाओं को बुलाया और शिवंगिता को बुलाया, जो अच्छा लगे उसके माला डाल दे, और एक मूर्ति आपकी लगवा दी। अच्छा लहुआ क्या। बोले शिवंगिता ने किसी भी राजा के माला नहीं डाली और आपकी मूर्ति में डाल दी। पृथ्वीराज पिघल गया। पृथ्वीराज का यार लगता है प्यार तो वो करती है यार, यार मेरे से सहन नहीं हो रहा है कि यार कोई इतना प्रेम करे और वो नहीं, यार मैं अब जाऊंगा। चंद्रप्रदायी ने कहा देखो महाराज दशा ठीक नहीं आ रही है, मैं ब्राह्मण भी हूं, सही बता रहा हूं आपको, यदि संयोगिता से शादी हो गई तो आपका पतन काल शुरू हो जाएगा, 7 साल में खत्म हो जाओगे। पृथ्वीराज ने कहा 7 साल तो जी लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं किसी लड़की का अपमान होते हुए नहीं देख सकता यार, उसको उसका बाप मार रहा है। पृथ्वीराज ले गए सेना, पहुंच गया कनौज, उठाया पृथ्वीराज को घोड़े पर, मैं तुझको भगा लाया तेरे बाप के घर से। खतरनाक ही हुआ, देखता ही रह गया जयचंद के हेडवाल। ऐसे करके अब ऐसे विवाहों के तो परिणाम यही निकलते हैं। इतिहास की एक वो शादी है जो भगा कर लाकर किसी राजा ने शादी की है, इसका मतलब है भैया ये इलू बिल्लू वाले जो प्रोग्राम है ना, ये कामयाब नहीं है। ऐसे ऐसे कोई प्रोजेक्ट आप तैयार कर रहे हो तो बंद कर देना, यही बड़े बड़े राजाओं के कामयाब नहीं हुए तो आप समझ सकते हो ये आपके लिए बहुत मोटिवेशनल स्टोरी है। अब ऐसी ऐसी स्टोरी आएगी। जितने भी साम्राज्य बर्बाद होंगे ना, चित्तौड़ बर्बाद हुआ, पद्मनी की सुंदरता के लिए अटैक हुए। जालोर बर्बाद हुआ, अलाउद्दीन की छोरी फिरोजा ने बर्बाद करवाया। रणथंबोर बर्बाद हुआ, अलाउद्दीन की पत्नी चिमना थी, उसने बर्बाद करवाया। यानी इस सबसे बड़ी लड़ाई की वजह जो बनकर बीच में आती है वो आपके सामने। महाभारत क्यों हुई थी आपको पता है क्या, उसकी मूल वजह क्या है, आप सोच के आना, मैं कल बताऊंगा आपको क्या है, ठीक है। ये मतलब ना कौरव पांडव लड़ लिए, उनकी मूल वजह क्या थी, मूल वजह जान के आना क्या थी, एक शब्द में खत्म होती है बात। तो ये भारत की नहीं पूरे दुनिया की बड़ी से बड़ी लड़ाइयां जो है किन वजह से हुई है मैं आपको बताऊंगा। आज 2 मौसेरे भाई थे, दोनों आपस में लड़े, वजह कौन थी पता है, संयोगिता। संयोग बैठा नहीं तो फिर मामला हिल गया। तो अपन अब कल मिलेंगे। बोल सच्चे दरबार की, प्यारे बच्चों की।